मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज बेहद एक गंभीर और संवेदनशील विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। आज सुबह एक ऐसी खबर राजधानी दिल्ली के नजदीक से आई जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया, जब पता लगा कि गाजियाबाद में 3 नाबालिग लड़कियों ने, हम कहें बच्चियों ने, 9वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। शुरुआती जांच में कई दावे जो थे वो सन्न कर देने वाले थे। बताया गया कि मंगलवार रात लगभग 2 बजे तीनों बच्चियों ने, जो तीनों सगी बहनें हैं, उन्होंने कमरे को बंद किया, स्टूल पर चढ़ी और बालकनी से छलांग लगा दी। उम्र 16 साल, 14 साल और मात्र 12 साल। अब यह कहा गया कि ये तीनों जो बहनें हैं ये टास्क बेस्ड कोरियन लव गेम को खेलती थी। इन्हें उसकी लत थी। ये एक साथ रहती थी, एक साथ नहाती थी। ये भी बताया गया कि बहुत लंबे समय से वो स्कूल नहीं जा रही थी। दावा यह किया गया कि इस गेम को खेलने को लेकर जो उनकी एडिक्शन थी, उनके पिता ने उन्हें गेम खेलने से मना किया, उन्हें फटकार लगाई और इसके चलते उन्होंने ये कदम उठा लिया। तफ्तीश अभी जारी है। यह भी बताया गया कि इस पूरे मामले में जो जांच हुई है उसमें एक सुसाइड नोट मिला है। ये कई पन्ने का सुसाइड नोट है जिसमें लिखा है, सॉरी पापा, हम गेम नहीं छोड़ पा रहे हैं। और उसके बाद ये लिखा है कि अब आपको एहसास होगा कि इस गेम से हम कितना प्यार करते थे, जिसे आप छुड़वाना चाहते थे। हम कोरिया। यह घटना देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में हुई है, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारी थ्योरी है। क्यों इन तीनों ने सुसाइड की? आखिर ऐसी हिम्मत कैसे आई कि 80 फुट की ऊंचाई से छलांग लगा देना? तीनों की मौत हो गई और अब इस पे बहुत सारी जांच चल रही है, सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल इस बात को लेकर भी हैं कि क्या जो हमारे जो बच्चे हैं, उनका जो ब्रेन है, क्या ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो गेमिंग सेक्टर है, ये चारागाह की तरह उनके दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है? एक ब्लू व्हेल गेम आया था जिसमें भी खुदकुशी को लेकर मामले सामने आने लगे थे, तो सरकार ने उस पर बैन लगा दिया था। आज जब हम गाजियाबाद की 3 बच्चियों की बात कर रहे हैं तो भोपाल में भी गेम एडिक्शन के चलते एक बच्चे की मौत की खबर सामने आई है। अब इतने गंभीर उठते हुए सवालों पर आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये गेमिंग एडिक्शन है, घर के कुछ हालात ऐसे थे, या फिर मोबाइल की लत है जिसे गेमिंग एडिक्शन के तौर पर हम देख रहे हैं, या फिर थ्योरी कुछ और भी हो सकती है। बहुत सारे सवाल जिनके जवाब लेने की आज कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनके साथ आज चर्चा को हम शुरू करने जा रहे हैं। रचना जैन, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर मणिप्रभा सिंह, मनोचिकित्सक, वो इस पूरे विषय की गहराइयों को हमें समझाने की कोशिश करेंगी। डॉक्टर मीना व्यास पटेल, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, एक डॉक्टर होने के नाते भी वो हमारे साथ हैं। मोहित साहू साइबर एक्सपर्ट है और वो समझाएंगे हमें कि ये जो मौजूदा परिस्थिति है इस पर माता पिता क्या कर सकते हैं। और शरद दुबे साहब है, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के तौर पर, वो हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनसे भी इस पूरे मामले को समझेंगे। सबसे पहले डॉक्टर मणिप्रभा जी, जब आपने ये खबर सुनी, जब आपने इस खबर को देखा, आपके जहन में क्या आया? क्योंकि मेरे दिमाग से ये बात अभी तक नहीं जा रही कि कोई 12 या 14 साल की बच्ची 80 फुट की ऊंचाई से छलांग लगा दे। क्या इस कदर ब्रेन वॉश हो सकता है? क्या इस कदर उनको इस तरीके से प्रभावित किया जा सकता है? इतनी हिम्मत आने के पीछे वजह क्या हो सकती है? सर, जब से ये कोरोना आया तो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में जब हम मोबाइल और टीवी से दूर रखते थे तो उनको एजुकेशन के लिए मोबाइल देना पड़ा। अब वो मोबाइल तो पढ़ाई के लिए था, अब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, फिर भी बच्चे उस समय पर ये उनको लगता था कि हम कुछ देर के लिए खेल लें, अपना टाइम पास कर लें, क्योंकि बाहर जाने नहीं मिलता था। और उसके बाद से उनकी ये आदत बढ़ती चली गई और वो अब छूट नहीं रही है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों से जो बात होती है तो वो कहते हैं कि मैम, मैं मोबाइल छोड़ना चाहता हूं पर छोड़ नहीं पा रहा हूं। इसके पीछे का कारण ये होता है सर कि जब गेम खेलते हैं बच्चे तो वो वर्चुअल दुनिया की उनकी आदत पड़ जाती है। वहां पर उनको जब स्ट्रेस, डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन होता है तो अपने आप को बहुत सेफ फील करते हैं, क्योंकि वहां उनसे कोई ये कहने वाला नहीं है कि ये काम करो, ये मत करो। इससे वो बहुत घबराते हैं। दूसरी, फिर वो सामाजिक
दूरियां बढ़ती चली जाती हैं, लोगों से मिलना जुलना बहुत कम हो जाता है उनका, वास्तविक दुनिया से बहुत दूर होने लगते हैं। इसका उनका इफेक्ट शारीरिक और मानसिक भी पड़ता है, जिससे उन पर बहुत निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, और अपराध बोध भी होता है और झूठ बोलने की आदत भी होती है। इसके अलावा उनकी रुचि जो है धीरे धीरे जो आपकी रियल लाइफ में है, जैसे कि पढ़ाई करना या लोगों से मिलना, खाना पीना खाना, इससे दूर टोटली वो गेमिंग में चले जाते हैं। गेमिंग भी इस तरह से बनाया जाता है कि उनको एक आप लोगों ने भी जैसे देखा होगा कि गेम रिवॉर्ड देता है, तो उनको बहुत अच्छा फील होता है, और उस रिवॉर्ड के तहत वो सब कुछ छोड़ के धीरे धीरे एक जो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, तो डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन रिलीज होता है, और साथ ही साथ कार्टिसोल भी रिलीज होता है। तो इस गेम की वजह से उनको डोपामाइन रिलीज होता है, तो बहुत अच्छा फील करते हैं। और सुसाइड की जो बात है सर, कि उसमें कहीं भी अभी तक ये कुछ सेकंड्स के लिए हम फ्लक्चुएट होता है हमारे दिमाग में। कई बार इसके कई कारण हैं, बहुत टाइम से भी चलती हैं चीजें, घर का भी इफेक्ट होता है, एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट होता है, और गेमिंग भी होता है इसमें। अब ये पता नहीं है कि कौन सा गेम खेलती थी, कि उनको कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग पैसे मांग रहे थे, या क्या ऐसी चीज उनसे उन्होंने बोला, या क्या ऐसा घर में हुआ, जैसा कि आपने बताया कि फोन पर उनको मना किया जा रहा था। ये तो तो सर सुसाइड के कुछ सेकंड्स के लिए फ्लक्चुएट होते हैं, और वो हम रिएक्ट करके कर लेते हैं। यही दो चार पॉइंट जो हमने बताया, ये मुझे चीज समझ में आ रही ठीक है है अभी। जी। मैं आपके पास लौटता हूँ, एक बार मोहित साहू के पास चलते हैं। मोहित, ये मैनिपुलेटिव चैट नेटवर्क, इसको इस तौर पर देखा जाए, या फिर ये असल में गेम है, पेरेंट्स आखिर कर क्या सकते हैं? मतलब जैसा अभी वो बड़ी अच्छी बात बता रही हैं कि वो पढ़ाई का टूल बन गया मोबाइल फोन कोविड के बाद। हमारे अपने ही बच्चे हैं, वो थोड़ी थोड़ी देर में फोन मांगते हैं किसी न किसी चीज के लिए या पढ़ाई के बहाने। तो ये कोरियन लव गेम, मतलब ये किस तरह से काम कर सकता है? और क्या ये ब्लू वेल की तरह टास्क देने वाली जो चीज थी, वैसा ही कुछ दिखाई दे रहा है? देखिए, ये जो ट्रेंड है गेम का, जैसे ब्लू व्हेल जो था उसका मैकेनिज्म था कि वो 50 टास्क देता था और वो डेज बताता था कि आपको ये टास्क 50 दिन में कंप्लीट करने हैं। और एंड ऑफ द गेम में मतलब कुछ ऐसे डेडली टास्क होते थे जिसके चक्कर में जब वो मतलब जब वो गेम आया तो नेशन वाइज हमको अलार्म मिला कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उस गेम के टास्क को लेकर के। ये जो कोरियन लव गेम अभी जो ट्रेंड आ रहा है, ये एक रोमांटिक इंटरेक्शन गेम है जिसमें आप एक वर्चुअल पार्टनर के साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो कहीं ना कहीं कोरियन ड्रामा से इसकी शुरुआत हुई है। अगर आप देखें तो बच्चे डायरेक्टली, ये गेम अभी नहीं आया, ये गेम पहले आया कोरियन ड्रामा से। कोरियन ड्रामा बहुत ही पॉपुलर वे में आज के टाइम में जो जेनजी हम बोलते हैं बच्चों के बीच में आया। फिर वहां से धीरे धीरे, क्योंकि उनको वो ड्रामा बहुत पसंद आने लग गया, तो उसमें रोमांस होता था, तो उससे धीरे धीरे बच्चों को वर्चुअल पार्टनर वाले जो गेम्स हैं वो पॉपुलेशन में आए, और बहुत छोटे छोटे गेम्स आए। बट धीरे से ये जो कोरियन लव गेम्स हैं, इसमें आपको एक वर्चुअल पार्टनर मिलता है जिससे आप बात करते हैं, और आप साइकोलॉजिकली, क्योंकि आप अलोन हैं, लोनली हैं, आप पेरेंट्स से बात नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ मेरे को एक पार्टनर मिल रहा है, तो आप उससे बात करने लगते हैं। और वहां पे फिर आपके जो बातें होती है, वहां पे कहीं ना कहीं टास्क आप लोगों को मिलने लगते हैं अलग अलग, इसमें आप घुस जाते हैं जल्दी। ये एक तरह से रोमांटिक गेम है। तो मुझे लगता है कि इन केसेस में जो अभी जो हम देख पा रहे हैं, गाजियाबाद का जो केस हुआ है, कहीं ना कहीं ये लड़कियां थी और दे वर टॉकिंग टू सम पार्टनर्स, जो वर्चुअल उनको एक पार्टनर मिला, और उनको लगा कि जो कोरिया की जैसे लाइफस्टाइल है, जैसा कोरियन ड्रामा में होता है, वो फील, वो एटमॉस्फेयर उनको उस गेम में मिला, और वो लोग उसमें घुसते चले गए। और जनरली प्रेम में होता है कि प्रेम में लोग मरने के लिए भी उतावले रहते हैं, उस तरीके का एनवायरनमेंट वहां पे एक बना। और आगे अब हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके की घटनाएं यहाँ पे मिल रही हैं। अगर इसमें पेरेंट्स की बात करें तो क्योंकि जैसे मैम ने बताया कि ऑलरेडी कोविड के बाद से हमने बच्चों को फोन देना शुरू कर दिया है, और अगर आप अभी अपडेटली अगर उनका फोन छीन, तो वहां एक अलग पैनिक सिचुएशन आ जाएगी। बच्चों को लगेगा कि पहले तो हमको हर चीज दे दी, अब हर चीज छीना जा रहा है। तो मुझे लगता है एक इमोशनल सपोर्ट के साथ, स्लो डाउन रूल फॉलो करते हुए आप धीरे धीरे उनको समझाएं और टाइम ज्यादा बिताएं, तो वो फोन छोड़ेंगे। दूसरा, कि जो इस टाइप के गेम है, ये पब्लिकली प्ले स्टोर या हर जगह पे अवेलेबल नहीं होते। ये जनरली टेलीग्राम या डिस्कॉर्ड ऐसे अलग अलग माध्यम के थ्रू ये गेम फैलते हैं। तो अगर बच्चे इस तरीके के चैट
बेस्ड ऐप यूज कर रहे हैं, टेलीग्राम, ये तो माँ बाप का जरूरी है कि वो पेरेंट्स वहां पे उन एप्स को भी ध्यान दें कि उनके वर्चुअल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, उन बच्चों के साथ डिस्कस करें कि क्या नया हो रहा है, किस टाइप के एप्स वो यूज कर रहे हैं। तीसरा है कि रिवर्स स्लिप का जो कॉन्सेप्ट है कि जनरली ये जो गेम होते हैं, चाहे आप पबजी बोले चाहे इस टाइप के गेम बोले, ये मिडनाइट वाले गेम होते हैं। 420 का जो रूल होता है इन गेम में कि ये गेम जब भी कोई खेलता है ये ज्यादातर मिडनाइट में बहुत ज्यादा खेला जाता है। तो अगर आपका बच्चे का स्लीप साइकिल खराब आपको लग रहा है, फील हो रहा है कि वो दिन में एनर्जी उसकी कम लग रही है, आपको लग रहा है कि वो दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो पढ़ाई ज्यादा कर रहा है या तो फिर वो इस तरीके के गेम में लगा हुआ है। तो अगर आपको लग रहा है आपके बच्चे की एनर्जी दिन भर डाउन है, तो डेफिनेटली उसका दो ही रीजन है, या तो वो गेम में ऐसा पूरी तरह से घुस चुका है या फिर वो एक्चुअली पढ़ रहा है। तो वहां पे आप उसको देखें कि वो मिडनाइट में क्या कर रहा है। तो वहां पे अगर आप कुछ चीजें कर्व कर पाए, आप बात कर पाए, समझा पाए, तो एक डिजिटल वेलनेस जो है मुझे लगता है कि घर से स्टार्ट करते हुए स्कूलों में भी बहुत जरूरी है कि बच्चों को समझाया जा सके कि क्या डिजिटल वेलनेस की आपको जरूरत है, किस तरीके से कितना आपको स्क्रीन टाइम देना है। तो मुझे लगता है स्क्रीन टाइम को अगर पेरेंट्स मॉनिटर करें कि उनका स्क्रीन टाइम क्या चल रहा है मोबाइल पे, वो किस ऐप पे ज्यादा टाइम बिता रहे हैं, वहां से वो देख पाएंगे कि बच्चों का ज्यादातर टाइम किस में जा रहा है, और वहां से फिर वो जी उनको इमोशनली सपोर्ट देते हुए स्लो डाउन करा पाएंगे इस पे। जी। डॉक्टर मीना व्यास पटेल, जो मोहित साहू कह रहे हैं कि स्क्रीन टाइम बच्चों का चेक होना चाहिए, यहाँ तो बच्चों का सोशल आइसोलेशन है, बच्चा सामने बैठा है और माँ बाप दोनों अपने फोन पे लगे हुए हैं, तो वो क्या स्क्रीन टाइम चेक करेंगे जब पेरेंट्स ही अपना फोन नहीं छोड़ पा रहे हैं। उसमें वो फादर भी है, वो मदर भी है। रात को सोने का टाइम है, बच्चा बेड पर है, कल उसे स्कूल जाना है, लेकिन उस रूम में कोई बात नहीं कर रहा, दोनों हस्बैंड वाइफ अपना फोन चला रहे हैं। इस सोशल आइसोलेशन में ये रियलिटी है, हम सबके साथ है। मतलब मैं ऐसा कह दूं मैं दूध का धुला हूं, नहीं, ये सबके साथ चल रहा है। ये कितना बड़ा वेकअप कॉल है। देखिए, ये सिर्फ कोरोना की बात नहीं है, जानती हूँ इन चीजों को। तो ये इस तरह की जब घटनाएं होती है तब बहुत सारे एंगल्स होते हैं इसको समझने के लिए। मोहित जी ने जो बताया वो भी है, इसीलिए मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगी। लेकिन पेरेंटिंग जो है उस पे ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि आपकी पेरेंटिंग क्या है, आप बच्चों पे कितना ध्यान देते हो, कितना उसके ऊपर आपका मॉनिटरिंग है कि नहीं। अभी अभी आप मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं बताना चाहूंगी कि आप एज देखिए, 12, 14 और 16, इस एज में फिजिकल भी चेंजेस आते हैं, और ये चेंजेस जो होते हैं वो रिलेटेड है कि उसको नई दुनिया, नई चीजें और ऐसी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारी जो गेम्स होती है, मोहित जी ने जो बात किया उसी को मैं कनेक्ट करती हूँ कि ऐसी ऐसी गेम में इस टाइप के टॉपिक्स होते हैं, या ऐसे कोई पार्टनर मिलता है जो जहां पे ये बच्चे जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, और इस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं कि उनको इसके आगे किसी की नहीं सुनते हैं। और ये गेम पूरा माइंड कंट्रोल करने वाली होती है, पूरा माइंड कंट्रोल कर लेते हैं, ताकि बच्चे कितनी भी आप कोशिश कर लो तो भी वो छोड़ेंगे नहीं। आप वो सुसाइड नोट में भी आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप पिता को लिख रहे हैं कि आपको पता चलेगा कि हम इस गेम को कितना प्यार करते थे। वो प्यार नहीं था, माइंड कंट्रोल था। और रही बात फैमिलीज की, तो मैं तो ये पहले से कह रही हूं कि बहुत सारे फैमिलीज, आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी, जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, कि आपके बच्चे जो टीनेजर है उसके ऊपर खास ध्यान दीजिए, क्योंकि वो बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दोस्त कैसे हैं, वो कैसी एक्टिविटीज में शामिल है, ये सारी चीज। अगर गलत जगह पे जा रहे हैं तो आपको उसको रोकना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, और काउंसलर को लेके, स्कूल की हेल्प लेके आपको इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, वरना कौन सा क्राइम निकलेगा, कौन सा क्राइम हो जाएगा वो पता ही नहीं चलेगा। अब दूसरी बात कहना चाहूंगी मैं कि इस टाइप के जब क्राइम होते हैं तभी बच्चों की जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसमें आप अगर पेरेंट्स, खास करके फैमिलीज के अन्य और भी मेंबर्स है, अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आपको दिखेंगे। एबनॉर्मल, ज्यादा गुस्सा कर देना, अकेले रहना, बातों में कहीं कनेक्शन नहीं होगा, छुपाना,
ये सारी चीजें एकदम लॉन्ली हो जाना, कभी एकदम निराश हो जाना, कभी एकदम रो जाना, ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं पेरेंट्स को अपने बच्चों के अंदर अगर दिखते हैं तो आपको चिंता का विषय बन जाता है। आपको ये इस बात पे चिंता करनी पड़ेगी कि आपका बच्चा कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जा रहा है। तो जी वरुण जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत सारे एंगल्स इसमें काम करते हैं। आगे की बातचीत में मैं और ज्यादा बताना मैं आपके चाहूंगी। पास लौट के आता हूं। मैं और सभी मेहमानों को एक बार चर्चा में सम्मिलित कर लूं एक बार। तो जरा शरद जी के पास चलते हैं। शरद जी, मुझे आपको इस चर्चा में जोड़ने के पीछे मकसद ये था, बच्चियां जिनकी बात हुई उनके पिता ने कह दिया कि कोरियन गेम की एडिक्ट थी, कोरिया जाने की जिद करती थी, उन पर थोड़ी पाबंदी लगाई गई या थोड़ी सख्ती की गई तो उन्होंने खुदकुशी कर ली। क्या एक पुलिस अधिकारी होने के नाते आपको मामला इतना सीधा सीधा दिखता है? क्योंकि 2 करोड़ रुपए का कर्ज बताया जा रहा है उस परिवार पर, 2 पत्नियां थी उन व्यक्ति की, ये बताया जा रहा है, मतलब दोनों बहनें जो थी वो ही थी, एक साली भी रह रही थी, और बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको क्या लगता है कि जांच का दायरा क्या सिर्फ यहां तक सीमित हो सकता है कि जी बच्चियां गेम की एडिक्ट थी और इसलिए कूद गई छत से? मेरा मानना यह है, हम्म जैसे अभी मेरे साथी वक्ताओं ने कहा, हम्म परिवार में जो भी स्थितियां थी वो आज से नहीं थी। यदि एक बच्ची 16 साल और 14 साल और 12 साल की थी तो ये स्थितियां 10, 12, 14 साल से मौजूद थी। पारिवारिक परिस्थितियों से या कर्ज के वजह से उन्होंने सुसाइड किया हो, ये तो मैं थोड़ा सा पछती नहीं बात। गेम्स वाली बात है, परंतु मैं मोटे तौर पे समाधान की तरफ जाना चाहता हूँ। जो हो गया है उनके प्रति तो हमारी संवेदनाएं, अब समाधान क्या है? मेरे हिसाब से कल ही सुबेरे सारे स्कूलों में एक डिबेट होना चाहिए, जब उनका वो होता है, प्रेयर होती है सुबेरे, पक्ष में और विपक्ष में, कि ये इसके बारे में दोनों पक्ष जो है बच्चों के होके ये बात बोलें प्रेयर के अंदर, जिसको सब लोग सुने असेंबली में, कि भाई ये क्यों हुआ, उनका क्या कहना है इस बारे में। बच्चों के बारे में माँ बाप के साथ में तो उनका समय कम गुजरता है, मैक्सिमम समय स्कूल में गुजरता है। जिस तरह से इसकी जिम्मेदारी शासन की है, शासन नियम बनाता है, पर नियम को कौन पालन कराएगा? घर वाले और स्कूल वाले। तो स्कूलों के अंदर इसके ऊपर बहुत डिबेट होना चाहिए और खुले मन से डिबेट होना चाहिए। उनका फोन छीन लेना या रखवा देना ही नहीं समस्या का हल है। उनको समझाना और इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व ना होना, इसके बारे में मोटिवेट करना, स्कूलों में खेल करना, स्कूलों में फिजिकल एक्सरसाइज करना, स्कूलों में बाकी चीज करना। अब रह गई बात घर की, तो घर के अंदर होना चाहिए फैमिली पैक। फैमिली पैक मतलब ये पिताजी को ये बात मालूम हो कि कितना डाटा का अपन ने फैमिली पैक लिया है, जो सारे मोबाइलों में हो। बच्चे कौन सा मोबाइल एक्सेस कर रहे हैं, कौन सा ऐप एक्सेस कर रहे हैं, और जैसे ऑटो कट ऑफ होता है कि रात को 10 बजे के बाद में कोई भी डाटा लॉग आउट नहीं आएगा, इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इस तरह की पेरेंटिंग होना चाहिए, जिसकी वजह से उनको ये बात मालूम रहे कि कौन सा ऐप है और वो कौन से ऐप वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मोस्टली हम डांट लेते हैं, बच्चे को छीन लेते हैं, वो तरीका नहीं है। वो वही सुसाइड की तरफ उनको प्रेरित करता है। बनस्पत इसके कि हम उनके दोस्त बने और उनको समझाएं, ताकि वो इस तरह की घटनाओं को में इन्वॉल्व ना हो पाए, इन चीजों में इन्वॉल्व ना हो पाए। घर में फैमिली में नो टाइम शुरुआत करें, नो मोबाइल फोन फॉर 10 मिनट, उसको बढ़ाएं। होता है जैसे भी कहा हमारे साथी वक्ता ने कि माँ बाप दोनों फोन पे लगे हैं, तो बच्चा क्या करे? घर में सबके लिए नियम होना चाहिए कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक कोई मोबाइल नहीं देखेगा। सेकंड, मोबाइल पास में रखते हैं हम लोग, हर समय मोबाइल पास में रखते हैं, तो हर 2 मिनट बाद हमारा मन होता है देखने के लिए। मोबाइल का एक यदि निश्चित स्थान है, हॉल में रखा हुआ है या कहीं और रखा हुआ है, सबके मोबाइल वहां रखे हुए हैं, तो आप उठाने और लेने नहीं जाएंगे। पर यदि हाथ में रहेगा तो हर 1 मिनट बाद या 2 मिनट बाद देखेंगे। इस लत से इनको छुड़ाना ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। तो इनको खराब किसने किया? पूरे परिवार ने। माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, भाई बहन। पहले जब बच्चा बहुत छोटा था, 2 साल का, 4 साल का था, आपने उसको चुप कराने के लिए मोबाइल दिया। धीरे धीरे आपने उसमें अब लत डाल दी। अब जब उसकी लत पड़ गई तो अब आप उसको डांट रहे हैं और कोस रहे हैं। डाली परिवार जनों नहीं है। बच्चा अपने आप से मोबाइल नहीं ले आया, अपने आप से पैक नहीं ले आया, अपने आप से स्मार्टफोन नहीं ले आया, उसके पास पैसे नहीं है। ये सब चीजें हमने उपलब्ध कराई हैं, तो इनकी रोकथाम की जिम्मेदारी भी हमारी है। जी, अब ये जिम्मेदारी कितनी गंभीरता से इस पर बात होगी, या सिर्फ एक घटना हो गई तो चर्चा होकर रह जाएगी? इतना नहीं, इस पर और गंभीरता से सोचने की जरूरत तो है ही।
और रचना जैन जी, आपको चर्चा में हमने शामिल किया उस पॉलिसी पर बात करने के लिए कि जब ऑस्ट्रेलिया जैसा विकसित देश, इतनी आगे की सोच रखने वाला, एडवांस थॉट रखने वाला देश, वहां पर सोशल मीडिया बैन कर दिया गया बच्चों के लिए, घोर आलोचना हुई और हर तरह की बात हुई, लेकिन उन्होंने एक कड़ा फैसला लिया। कुछ यूरोपीय देशों में उसका अनुसरण किया जा रहा है। हमारे यहाँ ये इतना इजीली एक्सेस होना सोशल मीडिया, जिसमें सोशल मीडिया बुलिंग शामिल है, ऐसी हमने घटनाएं देखी हैं। और इस पर क्यों हम कोई नीति बनाने पर विचार नहीं कर पा रहे या इसके बारे में नहीं सोच पा रहे? क्योंकि जब हम स्क्रॉल करते हैं तो कुछ कंटेंट तो ऐसे होते हैं कि हमें ही आगे बढ़ाने पड़ते हैं कि हम ही नहीं देख सकते, और वो बच्चे के हाथ में फोन आया तो मतलब वो कोई कंट्रोल तो वहां है नहीं ना। तो ऐसे में क्या कुछ नीति निर्धारकों को तय करना होगा ऐसी घटनाओं के बाद? मैं इस पर ना एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जवाब दूंगी। आजकल जो हमारी एजुकेशन सिस्टम में हमारा सोशल मीडिया आ गया है, जैसे कि बताया गया पहले कि अब क्लास में कोई होमवर्क मिलता है या कुछ भी मिलता है तो वो हमारा सब सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मोबाइल पे टीचर जो है होमवर्क देती है। उससे क्या होगा कि बच्चे के हाथ में मोबाइल का एक्सेस आ गया। और ये सिर्फ बड़े बच्चों के नहीं, आज की डेट में देखा 6 महीने के बच्चे को मां चुप कराने के लिए हाथ में मोबाइल दे देती है। तो सोशल मीडिया आज की डेट में जो यंग जनरेशन है, जिसको जेंजी से भी नीचे जो हम चल रहे हैं, 10 साल 12 साल 16 साल वाले बच्चों को जो आज ये हुआ, जो बहुत दुखद घटना हुई, इसमें उनके हाथ में मोबाइल आना और पेरेंट्स का उसके प्रति थोड़ा सा निग्लेक्ट करना, क्योंकि पेरेंट्स आजकल खुद अपने आप में बिजी हो गए, जिसकी वजह से बच्चे एकदम आइसोलेट हो गए। उस आइसोलेट होने की वजह से बच्चे गेम कर रहे हैं या चैट किससे कर रहे हैं, उनके स्कूलमेट्स कौन हैं, उनके बाकी के जो फ्रेंड्स हैं वो कौन लोग हैं, इस पे थोड़ा सा हम लोगों को चेक रखना जरूरी है। ये सारी चीजें। मीना जी, आता हूं आपके पास। नहीं रचना जी, ये तो एक सामाजिक बात हो ही रही है कि जिम्मेदारी परिवार की कितनी है, पेरेंट्स की कितनी है। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर एक सख्त कदम ऑस्ट्रेलिया जैसा देश उठा सकता है कि 16 साल से छोटों के लिए सोशल मीडिया बैन, हालांकि वो भी कहां तक कंट्रोल होगा, वो तो पेरेंट्स के नाम से आईडी बन जाएगी, लेकिन एक कदम, एक शुरुआत तो है ना, एक बाउंडेशन तो क्रिएट हुई है ना। तो क्या हम भी इस बारे में ऐसा सोच सकते हैं? क्या हमारे यहां भी ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल सोच सकते हैं और बिल्कुल होना चाहिए। और मेरे हिसाब से जनक सामग्री है उसको हटाने की बातें चल रही हैं और उन सब साइट्स पे भी बैन लगने की बातें चल रही हैं, और इस पे जल्द ही कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा। और हमारी मतलब जो भी सरकार है, हमारी जो सरकार है, इस पे 100% काम करेगी, क्योंकि इस तरह की समस्याएं हमारे देश में बढ़ रही हैं। और दूसरा, हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। मेरे हिसाब से तो ये टारगेट ही है। अगर कोरियन का इतना बड़ा जो छोटे बच्चों में हमारा बहुत क्रेज बढ़ रहा है, हम इसको क्रेज बोलूंगी कि गेम्स का क्रेज, या जैसे छोटे छोटे बच्चों का देखो, उनको कोरिया जाना है। अभी इन बच्चियों ने भी बोला कि हमें कोरिया जाना है। कोरियन पॉप सिंगर्स जो हैं, जहां उनके जो फिल्म एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, उनसे प्रेम होना हमारे यहाँ के बच्चों को। तो ये सारी चीजें, ये सोशल मीडिया पर बैन लगने जरूरी है। इस तरह की गेम्स पे बैन लगना जरूरी है। इस तरह की पॉलिसीज का आना जरूरी है। इस तरह की पॉलिसीज पे काम करना जरूरी है। और इस तरह की चीजों को 100% बैन लगाना भी जरूरी है। चलिए, ठीक है। डॉक्टर मणिप्रभा जी, मुझे जरा पॉइंट्स में बताइए, जो पेरेंट्स इस समय सुन रहे हैं। मैं आ रहा हूं मीना जी आपके पास। मुझे पॉइंट्स में बताइए, पेरेंट्स को कब अलर्ट हो जाना चाहिए? मतलब पेरेंट्स को ये कैसे आइडिया लगे कि उनका बच्चा अडिक्ट हो गया है फोन का? हालांकि फोन चलाता दिख जाता है, लेकिन जो आधी रात की बात हो रही है, जो भी साहू साहब कर रहे थे, कैसे, कौन से 4-5 सिम्टम्स या पॉइंट है जब पेरेंट्स को लगे कि अब कुछ एक्शन लेने की जरूरत है, कुछ समाधान करने की जरूरत है? तो पहले बिहेवियर उनका चेंज हो जाता है। पहला पॉइंट ये है। एग्रेशन होता है, उनको चिड़चिड़ापन आएगा। और पेरेंट्स को दूसरा पॉइंट ये कि जो चेक करना है, मोबाइल यूज करने से पहले उनको ये पता होना चाहिए कि कहाँ जाना चाहिए। जैसे फोन देना जरूरी है, बच्चों का होमवर्क आता है
तो उनको ये बताना जरूरी है कि किस साइट पर जाना है, क्या नहीं जाना है। जैसे डांट कर नहीं समझाया जा सकता है, उनको खुलकर बताया जाए कि इस साइट पर जाने से क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है। फिर उनका जो बिहेवियर है उसमें एग्रेशन आता है, और रात को चेक करें कि कितने बजे तक बच्चा सो रहा है, कौन सा गेम खेल रहा है, 1-2 दिन खेलता है, और फिर एक दोस्त की तरह उसके साथ बातचीत करें। हमेशा डांटे ही नहीं, जिससे कि वो सारी चीजें जो भी उसके साथ हो रही हैं वो पहले शेयर करे। फिर टीन एज में जैसे कि क्या होता है, ये किशोरावस्था जो 12, 14 और 16, ये तो अभी फिर भी अब बहुत सारी प्रॉब्लम जो पहले 9, 10th में दिखती थी 12, 13 सालों में, अब वो प्रॉब्लम 4th, 5th में आ गई है बच्चों के। उससे भी छोटे बच्चों में एक जो फ्रेंडशिप की बात है, अपोजिट सेक्स का जो अट्रैक्शन है वो होता है, एक नेचुरल है, उसको भी समझाना। फिर पहली चीज ये है कि ब्रेन हमारा नो नहीं सुनना चाहता है। जिस चीज को मना करते हैं पेरेंट्स, बच्चा वही करता है और छुप के करता है। तो बच्चों को मना करने के साथ साथ ये भी बताना कि इसको मना क्यों किया जा रहा है और आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपने ठीक एक पॉइंट्स में इस बात को समझा दिया। डॉक्टर मीना व्यास पटेल आ रही हैं, वो सुन के फिर मोहित भाई आपके पास आता हूँ। जी मीना जी। देखिए, बच्चों को जो ये जो हम जिस घटना की हम बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगी कि अभी सरकार को उस पे बैन लाना पड़ेगा। अब ये बहुत लेट हो चुके हैं। ये जो ब्लू व्हेल की हम बात कर रहे हैं, वो ब्लू व्हेल की कौन से साल में आई थी आप देखो, तब से कोई, देखिए सोशल मीडिया में तो कंट्रोल करना चाहिए, वो भी पुरानी बात हो चुकी है। अब तो क्राइम सीन क्रिएट होने लगे हैं। बच्चों के फॉलोवर्स नहीं घट जाते हैं तो फॉलोवर्स तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। अब ये मैं सरकार से ये तो बिल्कुल उम्मीद करूंगी कि इस तरह की गेम होती ही क्यों है, इस पे बैन क्यों नहीं आ रहा है। दूसरी बात, ओटीटी प्लेटफॉर्म में जिस तरह की मूवी आ रही है उस पे भी सरकार का नियंत्रण क्यों नहीं है। तीसरी बात, पेरेंटिंग की बात तो है ही, पेरेंटिंग और स्कूल, लेकिन ये जो बैन होना चाहिए वो जो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री जो इस तरह का एक्शन ले रही है, हमारे साइड से इतना क्यों नहीं लिया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि अभी बच्चों को ये सारी चीजें अगर बाहर मिल रही है तो पेरेंट्स की बातें नहीं सुनने वाले हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया अलग है। पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है कि वो कंटिन्यूअस बच्चों के ऊपर मॉनिटरिंग करेंगे, वो भी क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा। लेकिन बाहर जो चीजें मिल रही है, जो परोसी जा रही है मोबाइल में, उस पे कंट्रोल करने की जरूरत है। अच्छा, आप अभी मैं ये बताना चाहूंगी कि मोबाइल जो है, जो एज के बच्चों ने सुसाइड की है, उस एज के बच्चों को कम्युनिकेशन के लिए और स्कूलिंग की जो होमवर्क मिलता है या जो भी है, उसके लिए ही वही चीजें होनी चाहिए मोबाइल में। क्यों उसको ये इस तरह का मोबाइल दिया जाता है। सरकार ये भी कर सकती है कि फेक आईडीज जो होते हैं उस पे कंट्रोल करिए। बहुत सारी चीजें सरकार की साइड से अगर होती है तो हम बहुत सारा ये क्राइम, जो सुसाइड की जो बच्चों के दिमाग को इफेक्ट करता है, उस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो क्यों नहीं हो रहा है। और बच्चे आप देखो कि क्या लैंग्वेज होती है। जैसे वॉर हो जाती है, इलेक्शन के टाइम वॉर हो जाती है। ये मैं थोड़ा सा हट के बात करना चाहूंगी, क्योंकि ये चीजें आप गेम को छोड़ दोगे तो दूसरी चीजें आ जाएगी, तीसरी चीजें आएगी, तो उस पे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है। मूवीज देखिए, और इस तरह का, जैसे मैंने बताया कि 2000 से ये शुरू हुआ है। पेरेंट्स को नहीं टाइम है, उनके पास, वो खुद ही इतने बिजी है। अब आप फैमिली की बात करें, वो भी एक एंगल है। फैमिली कितने कैसे हो गए, 2 वाइफ है, उनके बच्चे हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बच्चे अपने में रहे, हम अपना काम करें, उसी में इंटरेस्ट रहता है। तो फैमिली का भी स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है, जो ये ऐसी चीजों में एक एंगल ये भी है। तो मैं यही कहना चाहती हूं कि बहुत सारे, और पुलिस डिपार्टमेंट में जब भी कोई भी क्राइम का चीज होता है वो स्लो प्रोसेस होती है। मैं हर एक चीज की बात नहीं कर रही हूं कि कहीं भी कोई कंप्लेन होती है या कोई चीज होती है तो इतना फास्ट नहीं उस पे एक्शन लिया जाता है। बच्चों को स्कूल में भी कंट्रोल करना चाहिए कि फोन क्यों लिया जा रहा है। वहां पे सीसी कैमरे होने चाहिए, कौन बच्चा कौन कोने में बैठ के क्या कर रहा है। तो ये सारी चीजें को अगर सोल्यूशन लाते हैं
तब जाके हम 2-4 साल में हम सोच सकते हैं कि हाँ ये इसको हमने कंट्रोल कर पाए। जी मोहित साहू जी, एक बड़ी बेसिक सी बात है। अब जैसे ये घटना हो गई, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब बताया जाता है कि फोन में पेरेंटल कंट्रोल का ऑप्शन होता है प्ले स्टोर में। कितने पेरेंट्स जानते हैं और कितने लोग उसको ट्राई करते हैं? पेरेंटल कंट्रोल कैसे काम करता है, वो कितना उपयोगी है? अगर है तो फिर क्यों आमतौर पर जनरली वो इस्तेमाल में नहीं है हमारे यहाँ? जी, तो इस पे मैं बताना चाहूंगा। देखिए, ये जो गेम आते हैं, ये गेम अवेलेबल कहाँ होते हैं? ये गेम अवेलेबल होते हैं अगर जो मार्केट प्लेस होता है, प्ले स्टोर हो गया, iOS स्टोर हो गया, इसमें ऑलरेडी एक रेटिंग दी जाती है इन गेम्स की। जैसे मूवी में रेटिंग होती है कि ये एडल्ट की मूवी है या नॉर्मल मूवी है, गेम्स की भी रेटिंग होती है। तो पहला है कि जो फोन के इनबिल्ट फीचर होते हैं, जब आप उसमें पेरेंटल कंट्रोल ऑन करते हैं तो इस तरीके के गेम वहां डाउनलोड नहीं हो पाते। कुछ वेबसाइट्स ऑलरेडी बैन हो जाते हैं, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट लेवल पे भी बैन है। प्लस मोबाइल फोन के जो मैन्युफैक्चरर है, जैसे आप पेरेंटल कंट्रोल करते हैं, अपने आप वो गेम्स, वो साइट्स बैन कर देता है। इवन आपके सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में बच्चों के लिए अलग से अकाउंट बनाने का, प्रोफाइल बनाने का ऑप्शन दिया गया है, ताकि वहां पे मूवीज के जो रिकमेंडेशंस आते हैं वो भी उन्हीं के बच्चों के हिसाब से आए। अब पेरेंट्स ये चीजें देख रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स को इजी क्या लगता है? उनको इजी लगता है कि जो मैं यूज कर रहा हूँ एज इट इज मैं मोबाइल दे देता हूँ, जबकि एक छोटा सा स्विच वहां पे होता है कि आप यूजर जैसे चेंज करते हैं, विंडोज में 2 यूजर 3 यूजर बनते हैं, वैसे आपको एक स्विच बनाना है कि आप बच्चों को जब मोबाइल दे रहे हैं, आप अपना अपना मोड हटा करके आप उसको दूसरा प्रोफाइल दे दीजिए कि तुम जब यूज करोगे तो ये प्रोफाइल यूज करनी है। तो इस तरीके का छोटा सा चीज है जो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को बहुत ज्यादा जागरूकता की जरूरत पड़ेगी। इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल उनको सीखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं। हम ये बहुत छोटे क्राइम देख रहे हैं, ये गेम्स की बात कर रहे हैं। मैं अभी जो ट्रेंड देख पा रहा हूँ बाहर में, एआई बेस्ड क्राइम हो रहे हैं, जिसमें लोग एआई से बातें कर रहे हैं। लोग अपना पूरा लोनलीनेस एआई के साथ बिता रहे हैं, वो टाइम बिता रहे हैं, और वो क्या सजेशन दे रहा है उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। एआई ऐसे ऐसे सजेशन दे रहा है कि लोग उस पर बहकावे में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो बच्चों के लिए पेरेंटल कंट्रोल इनेबल करें। हर ऐप पे उसको ध्यान रखें कि वो पेरेंटल कंट्रोल के साथ ही उनको मोबाइल दें, या ज्यादा जरूरत है तो उनको बड़ा टैबलेट दे दें जिसमें ज्यादा इजी कंट्रोल हो पाए। दूसरा कि जो सरकार लेवल पे मुझे लगता है करने की जरूरत है, जैसे अभी डीपीडीटी एक्ट लाया गया है कि सारे बिजनेसेस जो ऑनलाइन चल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बचा कर रखना है। सेम तरीके से सरकार को ये करना चाहिए कि अगर कोई भी ऐप अगर मार्केट में भारत में लाया जा रहा है, तो जैसे मैम ने बताया, सभी बाकी वक्ताओं ने बताया, उस ऐप को तुरंत आपका स्क्रीनिंग होना चाहिए बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जैसे आप पोर्नोग्राफिक साइट को बैन करते हैं, आप डे 1 बैन कर दिए। ये ऐप अगर यहाँ आकर के लोग खेल पा रहे हैं, मतलब वो ऐप पब्लिकली अवेलेबल है। मोहित भाई, ये कहा जाएगा कि सरकार जो है वो आपके फोन में झांक रही है, वो आप पे कंट्रोल कर रही है, फिर उस पर आपत्ति हो जाएगी। जी देखिए, सरकार को लोगों के फोन में झांकने की जरूरत नहीं है। सरकार को यह देखने की जरूरत है कि यहां पे क्या चीज रिलीज किया जा रहा है। आपके इंडिया के अगर इंटरनेट की बात करें, आपने बहुत सारे एक्ट बना रखे हैं। डीपीडीटी एक्ट अभी रिसेंटली आ गया, जिसमें बोला जा रहा है कि आपके पर्सनल डिटेल ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। आपने एक रूल बनाया है, ये रूल आप हर कंपनीज के लिए लागू कर रहे हैं, चाहे मेटा हो चाहे व्हाट्सएप हो। तो आपको हर कंपनी जो इंडिया में आएगी और इस गेम्स के थ्रू बिजनेस करेगी, आप उसको बोलिए कि अगर आपका गेम एक सर्टेन एज लेवल का है तो आप उसको, ये उन कंपनीज की जिम्मेदारी है, उन गेम्स की भी जिम्मेदारी है कि उस तरीके से उनको प्रिवेंट कर पाए। अगर वो बिहेवियर उसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं किसी तरीके से, बच्चे के एज या कुछ उनको समझ में आ रहा है, तो ये उनका काम है कि उसको तुरंत ब्लॉक करें। देखिए, ये सिर्फ एक के किसी के करने से नहीं होगा। यहाँ पे जो कंपनीज रिलीज कर रही है गेम, उनको भी ध्यान देना पड़ेगा, सरकार को भी एक्ट करना पड़ेगा। पेरेंट्स सबसे बेसिक इसमें हैराकरी में मैं देखता हूं कि जो सबसे पहला काम है कि अपने बच्चों को क्या करना है क्या नहीं करना है, वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। तो उनको भी ये चीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि कंट्रोल मेजर्स आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज है वो जागरूकता की है कि कौन क्या कर रहा है, ये पेरेंट्स के अलावा और कोई ठीक नहीं कर सकता। ठीक है। शरद दुबे जी, ये जिस तरीके से पीछे ब्लू वेल का मामला आया था, अभी ये है क्योंकि ये लोग तो बाहर बैठे हैं, गेम बना दिया, ये तो प्ले स्टोर पे भी नहीं है जैसा मोहित साहू बता रहे हैं, ये तो किसी दूसरे थ्रू डाउनलोड हो गया, फिर जीवन में घुस गया। तो क्या इन पे भी आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला बन सकता है? जब ये टास्क देते हैं तो क्या वो भी बीएनएस या आईटी एक्ट के अंदर आ सकता है, या फिर इस पे कुछ और मेजर बदलाव की आवश्यकता है? क्योंकि ये सच्चाई है आज के समाज की कि इस तरह की चीजें हमारे घर में आ चुकी हैं। देखिए, जहां तक अभी मेरे साथी वक्ताओं ने कहा, किसी ने कहा कि सरकार को नियम बनाना चाहिए। सरकार
तरह तरह के नियम बनाती है। अपन एक बहुत साधारण सा एग्जाम्पल देखे हैं, मोटरसाइकिल में हेलमेट पहनने का सरकार ने नियम बनाया है, जुर्माना भी किया है। कितने लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने लोग उस नियम का पालन कर रहे हैं? सरकार की सख्ती के बावजूद भी आप देख पाएंगे कि इतनी सारी मौतें होती हैं, इतनी सारे जान हम लोग खो रहे हैं। सरकार ने शराब के बारे में नियम बनाया, सब चीजों के बारे में नियम बनाया। प्रश्न नियम लागू करने का और बनाने का नहीं है, हम अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं। जो परिवार है या जो स्कूल है वो अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुंह मोड़ सकता है। आप खुद पूरे टाइम मोबाइल पे लगे हुए हैं, आप कभी अपने बच्चे से बात करने की आपको फुर्सत नहीं है, फैमिली पैक आप ले नहीं रहे हैं, पेरेंटल कंट्रोल आप कर नहीं रहे हैं और उनको अच्छी बातें नहीं सिखा रहे हैं। आप 10 मिनट का समय अपने बच्चों के पास नहीं निकाल पा रहे हैं, उनके साथ खेलने नहीं जा पा रहे हैं, उनके साथ बातें नहीं कर पा रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं आ रही हैं वो नहीं जानना चाह रहे हैं, तो वो अपने आप में अकेलेपन में चला जाता है। और अकेलेपन में जब चला जाता है तो उसकी परिणति यही होती है जो दिल्ली में हुई या बाकी जगहों पे हो रही है। कोशिश सबसे पहला मेरा ये कहना है कि आपका बच्चा आपके नियंत्रण में ही नहीं है, आपके कहने में नहीं है, तो फिर आप दूसरे से कैसे, शासन से और स्कूल से, बाकी चीजों से आप उम्मीद करते हैं। आप घर में जब घुसते हैं आप खुद अपना फोन रख दीजिए, आप उदाहरण बनिए, माँ और पिता, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, ये उदाहरण बने के सब छोटे बच्चों के सामने कि हम नहीं करते तो आप नहीं करेंगे, तो वो कुछ चीजें सीखेंगे। ये भयानक स्थिति होने वाली है, हो भी रही है। जरा जरा सी बातों पे बच्चों को इतना रोष आ रहा है, माँ बाप ने मोबाइल देखने के लिए मना किया, फेसबुक देखने के लिए मना किया और सुसाइड कर लेते हैं। दिस इज द हाई टाइम। आपने बहुत अच्छा समय पे ये मुद्दा उठाया और मैं समझता हूँ दिस इज ए, जैसे मैंने आपको सब कम शुरू में कहा था कि कल स्कूल में इसी बात पे डिबेट होना चाहिए, मोहल्लों में जो भी संस्थाएं हैं उनके अंदर इन बातों पे डिबेट होना चाहिए, लोगों को मौका देना चाहिए खुलकर बात रखने का और बच्चों को डांटने की जगह समझाना चाहिए। जी मैं आपके पास लौटता हूं। डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गई मनोचिकित्सक के तौर पे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रूमा जी, अभी शरद जी एक बात कह रहे थे कि हमें मोबाइल फोन कम इस्तेमाल करना चाहिए, बच्चे से बात करनी चाहिए। मैं सच्चाई ये बता दूं कि अगर आदमी अपनी दुकान से, अपनी नौकरी से घर पहुंचा है और अगर उसका बच्चा उससे बात करना चाहता है तो माता या पिता कहते हैं धीरे बोलो, मैं फोन में कुछ सुन रहा हूं या देख रहा हूं। ये स्थिति है। जब ये स्थिति है, ऐसे में एक सवाल मैंने मीना जी से किया था, ये सोशल आइसोलेशन की जो स्थिति बनी हुई है इसे हमें एक्सेप्ट करना होगा। हम एक सामाजिक तौर पर अच्छी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन फोन जिस तरह से हमारे घर में आ गया है, फोन के बाद ये हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो बच्चे आखिर कूदे तो कूदे कैसे, मैं इस सवाल को सोच कर परेशान हो रहा हूं। इतनी हाइट से कूदने की रात 2 बजे हिम्मत कैसे आ सकती है एक 12 साल की बच्ची में? क्या वो डर, क्या वो नीचे गिरूंगी सर फट जाएगा, ये सब खत्म हो जाता है? क्या ब्रेन बिल्कुल काम करना बंद कर देता है? हाँ, जी 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 हाँ, मैं ये कह रही थी कि इंसान जो है वो एक भावनात्मक प्राणी है। इंसान के दिमाग में जो भावनाएं उत्पन्न होती, जो विचार उत्पन्न होते, जो आकांक्षाएं, उम्मीदें हैं, नकारात्मक सोच है, वही इंसान को चलाती है या रोक देती है या कूदने को मजबूर करती है। अगर हम बात कर रहे हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स की, तो इसका नाम ही एक्चुअली गलत है। ये सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, ये एंटी सोशल नेटवर्किंग साइट है। पहले जब ये स्मार्टफोन्स नहीं होते थे तो क्या इंसान खुश नहीं रहते थे? क्या वो बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते थे? क्या वो पढ़ाई नहीं करते थे? जो तकनीकी जो डेवलपमेंट होती है वो इंसान के सहूलियत के लिए होती है, इंसान के डेवलपमेंट के लिए होती है, लेकिन यही इंसान उसका मिसयूज करता है, अब्यूज करता है, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम उसे भुगतना होता है। मैं नहीं समझती हूँ इसमें बच्चों का कोई दोष है। राइट पेरेंटिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। आप लोग जब इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाह रही हूँ, क्योंकि मुद्दे पे बात करना और तरह तरह की सेंसिटाइजेशन करना, उसको एक टीआरपी बढ़ाने की कोशिश करना, ये तो खैर मकसद होता ही है, लेकिन अगर हम गहन उसके डीप उसमें जाएंगे तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ बैड पेरेंटिंग इन एवरी होम। पेरेंट्स, हमारे भारत समाज में ये है कि कोई भी बड़ा हो गया है तो वो शादी करना है तो उसके बाद बच्चे पैदा होने हैं। ये जो केस है इसमें प्राची और पाखी और ये लड़कियां थी तीनों, इस बंदे की 2 वाइफ थी। पहले वाइफ से बच्चे नहीं हुए थे तो उसने अपनी साली से शादी की,
साली से बच्चे हुए और फिर वाइफ से भी बच्चे हुए। मरने वाली एक लड़की पहले वाइफ से थी और 2 लड़कियां सेकंड वाइफ से थी। ये लोग जब कोविड के टाइम में इनको अपना स्मार्टफोन दे दिया गया, तब से ये गेम एडिक्ट हो गई हैं। गेम एडिक्ट होने के बाद स्कूल खुलने के बाद भी ये स्कूल जाना बंद कर देती हैं, पढ़ाई ये बंद कर देती हैं। तो अब आप देखिए, बात सिर्फ कल रात के इंसिडेंट्स की नहीं है, बात 4-5 साल से चला आ रहा है, कैसा डिट्योरेशन हुआ है। तब किसी की जो है आंखें नहीं खुलती हैं। अब जो है पिता कहता है कि ये कोरियन गेम का असर है और इन पे कार्रवाई की जाए, लेकिन जब आपकी बच्चियों को आपने ये मौत का खिलौना, हर पेरेंट जो अपने बच्चों को ये मौत का खिलौना पकड़ा रहे हैं, वो सब जिम्मेदार हैं। और ये बिल्कुल अपने गिरेबान में झांकने की बात है कि हम अपने आप में, हम बात करते हैं बच्चों के कंट्रोल की, सबसे पहले बात आती है खुद के कंट्रोल की। यू नो, इट इज बेटर टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। अगर हम बच्चों को कोई सलाह दे रहे हैं तो वो सलाह हमें पहले अपने ऊपर लागू करनी है। तो ये बहुत जरूरी है। और हम पेरेंटिंग पे कभी बात नहीं करते हैं। माँ बाप को लगता है कि हमने अपने जिंदगी में इतनी दुख सहे हैं और हमें कमियां रही हैं, तो हम बच्चों को हर कुछ दिला दें। जो बच्चे के मुंह से निकला वो, आज ही मेरे पास एक पेरेंट्स आए थे, बच्चा 5th में है, वो आईफोन पता नहीं कौन सा, मुझे तो पता भी नहीं, आईफोन 16 या 18 क्या डिमांड कर रहा था। तो वो उसको ले जाके मेरे क्लिनिक से निकल के उसको ले जाके वो दिला दिए। बच्चा ई स्कूटर डिमांड कर रहा, क्लास 5 का बच्चा, और पेरेंट्स उसके जो है म्यूजिक पे नाच रहे हैं। तो आज का जो एक तो परिवार का ये हो गया है कि 1 या 2 बच्चे, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करो, उनके नाजायज जो ख्वाहिश है उसको भी पूरी करो। उन्हें लगता है हम समय नहीं दे रहे हैं, तो चीजों को देके, मटेरियल चीजों को देके हम जो है उसकी भरपाई कर दें। क्वालिटी पेरेंटिंग लगभग ना के बराबर है। तो बहुत जरूरी है कि एज एडल्ट्स, एज पेरेंट्स, एज सोसाइटी, एज टीवी चैनल्स, हम लोग सही मुद्दे पे बात करें कि ये सब गैजेट्स जो है देते समय ही इसके डूज एंड डोंट्स होने चाहिए। और कोई भी गैजेट आप बच्चे को पकड़ा मत दो कि अब ये तुम्हारा हो गया है। आप 1 घंटे के लिए बच्चे को दो कि आपका स्कूल का, आजकल होता है कि व्हाट्सएप पे आते हैं होमवर्क्स और व्हाट्सएप पे आते हैं टास्क, स्कूल्स में भी। तो आप 1 घंटे का समय अलॉट करो कि आप 7 से 8 ये मोबाइल यूज करेंगे। आप ये नहीं कि एक 7वीं, 8वीं, 6वीं, 5वीं के बच्चे को मोबाइल बिल्कुल प्रोवाइड कर दो। आप प्रोवाइड करो फॉर इट्स यूज। अभी जो बच्चा कॉलेज में नहीं है उसको फुल टाइम मोबाइल या गैजेट की जरूरत नहीं है। हम उनको पकड़ा देते हैं 4वीं, 5वीं और पेरेंट्स आते 2-2 सेकेंड क्लास के बच्चे को लेके, 1st क्लास के बच्चे को लेके, और बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हमारा बच्चा तो खुद ही यूट्यूब चला लेता है, खुद ही ये कर लेता है। ये उनको वेटिंग एरिया में बैठा के मोबाइल पकड़ा देते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि यही जो है जी का जंजाल बनने वाला है। आज तक कोई भी मोबाइल देख के और सॉरी टीवी देख के जिंदगी में उन्नति नहीं किया है। मैं 1 साल से टीवी नहीं देख रही हूँ, तो मेरे जिंदगी में मेरा कोई नहीं, आपने जो पॉइंट्स पे बात कही वो बड़ी वैलिड बात है। एंड आई होप कि इस कार्यक्रम को करने का जो उद्देश्य है कि वो पेरेंट्स कम से कम सुन रहे हों जिस पर हम बात कर रहे हैं, और कम से कम सोचें कि वो जिसे इतना हल्के में ले रहे हैं, रूटीन का हिस्सा बना रहे हैं, वो कितना खतरनाक है। तो चर्चा को जल्दी से आगे बढ़ाते हुए, रचना जी, बात हो रही है पेरेंटिंग की, बात हो रही है मेंटल हेल्थ की, लेकिन डिजिटल सेफ्टी की भी बात साथ साथ हो रही है। तो डिजिटल सेफ्टी को लेकर भी कुछ करने की जरूरत तो हमें है। जैसा मैं पहले कह रहा था कि अगर कुछ देश कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ इसे करने में समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन डिजिटल सेफ्टी टूल आना बहुत जरूरी है देश में। जरूरी है, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। मैं इसमें 1-2 बातें और जोड़ूंगी। आजकल आपने देखा होगा बच्चों का एक वर्ड है मी टाइम, माई स्पेस। तो उसके लिए मैं चाहूंगी कि बच्चे उस चीज को, या पेरेंट्स उस चीज को फैमिली स्पेस या फैमिली टाइम में यूज करें, जिससे इस तरह की घटनाओं में थोड़ी कमी आएगी। दूसरा, आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी एक कार्यक्रम करते हैं परीक्षा पे चर्चा। उसमें स्कूल के बच्चों से बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो शायद पेरेंट्स भी नहीं करते होंगे उनसे। उनको सुझाव देते हैं कि परीक्षा में हमको क्या करना है, क्या नहीं करना। ये बेसिकली कनेक्ट की बात मैं कर रही हूं कि जैसे
प्रधानमंत्री जी बच्चों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसे पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के साथ कनेक्ट करें, उनकी जो टीचर्स हैं वो स्कूल में उनके साथ कनेक्ट करें। अभी शरद सर ने बोला कि स्कूल में डिबेट्स की जरूरत है। मैं कहती हूँ डिबेट्स, अवेयरनेस, और उसके बाद टीचर्स को उस पे थोड़े से नियम भी लागू करने चाहिए कि मैं इस टाइम फ्रेम कॉल करूंगी या इस टाइम फ्रेम में हम आपको ये भेजेंगे, या इस तरह की चीजें, जिससे कि हर आदमी की जो भूमिका है वो बताई जाए और बांधी जाए। तीसरी बात कि हम इस पे क्या कर सकते हैं, सरकार इस पे क्या करेगी। ऑफ कोर्स जब इस तरह की चीजें होती हैं और उस पे अवेयरनेस आती है, डिबेट्स चलती है, टीवी पे डिबेट्स चलती हैं और पेरेंट्स लिखते हैं या सोशल वर्कर इस पे बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार भी इन सब चीजों को सुनती है और आगे इस तरह की चीजों को, घटनाओं को रोकने के लिए 100% नियम बन रहे हैं। और जैसे शरद सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि नियम तो बिना हेलमेट पहने चलाने का भी नहीं है, लेकिन लोग चलाते हैं। तो सरकार का नियम जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो भूमिका है वो पेरेंट्स की है, और 100% वो भूमिका पेरेंट्स की ही है। आपका बच्चा आपके घर में क्या कर रहा है ये सरकार आके नहीं झांक पाएगी, ये आप पहले झांकेंगे। आप उसके मोबाइल का एक्सेस देखिए, आप उसकी चीजों को चेक कीजिए, आप उन पे लॉक लगाइए, आप उनको कितना डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह की गेमिंग वो बच्चा आपका कर रहा है, उसका फ्रेंड सर्कल क्या है, उस फ्रेंड सर्कल में किस तरह की बातें चल रही हैं। ये अगर 50% भी हम कवर कर पाए, उसके बाद सरकार की भूमिका आ जाएगी अपने आप। जी ठीक है। तो सरकार मोहित जो साहू करेगी। जी, जी मैं रचना जी आपकी बात आ गई। मोहित साहू जी मुझे ये बताइए कि अगर ये गेम है और गेम नहीं है जो भी इसको बताया जा रहा है, इसे ट्रैक करना क्या मुश्किल है? और ये वीपीएन इनक्रिप्टेड के नाते तक, मतलब हम वहां तक पहुंचने में देरी लगती है, चाहे वो पीछे ब्लू वेल हो, चाहे ये गेम हो, एक और गेम था पहले, भी नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है, ये मतलब क्या इन तक पहुंचना, इन्हें ट्रैक करना मुश्किल होता है? ये देखिए, ये जो गेम्स हैं ऐसा नहीं है, इनके ज्यादातर ओरिजिन जो अभी तक देखा है हमने, चाहे आप मेजर अगर हम बात करें, ब्लू वेल की बात करें, या अभी जो ये कोरियन गेम देख रहे हैं, या फिर पबजी की बात करें, ये सारे गेम कहीं ना कहीं जिस सर्वर आईपी से चल रहे हैं उनको आराम से ट्रैक किया जा सकता है और उनको ब्लॉक किया जा सकता है। ये इंडिया में जैसे टिकटॉक एक बड़ा बैन हुआ है, एक बहुत पॉपुलर होते जा रहा था, फिर उसको बैन कर दिया गया, पबजी को बैन किया गया। तो बैन करना आसान है, गवर्नमेंट इनके सर्वर आईपीज को पकड़ सकती है और आराम से इसको कर सकते हैं। देखिए टेक्निकल वर्ल्ड में मैं नहीं मानता कि कोई चीज इम्पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। पेरेंट्स के लिए भी आसान है कि ये बच्चों के मोबाइल में ऐसा नहीं कि ये गेम कहीं छुपा रहता है, ये पेरेंट्स ढूंढ नहीं पाए। पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं तो इजिली वो देख करके इसको ट्रैक डाउन भी कर सकते हैं। हर मोबाइल पे ऑप्शन होता है स्क्रीन टाइम का, वहां से इजिली वो एनालिटिकल देख सकते हैं कि किस जगह पे बच्चे का ज्यादा टाइम जा रहा है। तो कोई भी चीज अगर मोबाइल में इंस्टॉल्ड है तो स्क्रीन टाइम को पेरेंट्स फाइंड आउट करें, वहां से उनको पता चलेगा बच्चा कहाँ टाइम वेस्ट कर रहा है। सेकंड, जो आपका गवर्नमेंट की बात करें, तो अगर गवर्नमेंट को ऐसे ऐप्स मिल रहे हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट बैन कर रही है और इसको रिपोर्ट भी किया जा सकता है। गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपको ऐसे ऐप मिल रहे हैं तो आप सर्टिन को, और गवर्नमेंट में जो साइबर क्राइम के पोर्टल्स वहां पे भी आप जाकर के रिपोर्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रैक डाउन पॉसिबल है और इनको रिपोर्ट किया जाएगा तो ये डेफिनेटली और अच्छे से ये बैन पॉसिबल हो पाएगा। तो क्या कोई डेथ कमांडर की भूमिका में आ सकता है क्या? जैसा इस गेम के थ्रू बताया गया कि जो बीच वाली बच्ची थी वो डेथ कमांडर के रोल में थी, वो टास्क देती थी, क्या ऐसा हो जाता है? बिल्कुल। इसमें क्या होता है, ये जो गेम है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल गेम है और इसमें देखिए गेम में अलग अलग लेवल बनाए जाते हैं, अलग अलग रोल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं पे ब्लू वेल में भी हमने देखा था कि आपको एक टास्क मिलता था, वो टास्क आपको किसी और ने दिया। एक गेम और बहुत पॉपुलर हुआ था बीच में जिसमें आर्गुमेंटेड रियलिटी का यूज किया गया था कि आप एक दूसरे को ढूंढते हुए पहुंचते हैं, मोबाइल पे आप कैमरा ऑन करते हैं, आपको कहीं के ट्रेजर हंट करते हुए आप पहुंचते हैं। अलग अलग ऐसे गेम हमने देखे हैं और इन सब में रोल अलग अलग दिए जाते हैं और उसके थ्रू आप एक दूसरे को टास्क असाइन करते हैं। तो डेफिनेटली ये गेम्स के लेवल हैं और इस तरीके की चीजें इन गेम्स में पाई जाती हैं। जी डॉक्टर मीना व्यास जी, ये थोड़ा सा क्या एबनॉर्मल नहीं था? तीनों बच्चियां एक साथ रहती हैं, एक साथ नहाने जाती हैं, वो स्कूल भी नहीं जा रही हैं, हो सकता है उसके पीछे फाइनेंशियल इश्यूज हो या वो पढ़ने में वीक हो, अलग बात हो सकती है, लेकिन क्या घर में नहीं दिख रहा था कि ये व्यवहार थोड़ा अलग और अजीब है, या पेरेंट्स उसे इग्नोर कर रहे थे और यहां तक की स्थिति पहुंची? जी बिल्कुल। देखिए, मैं वही कह रही हूँ कि पेरेंट्स
पहले तो फैमिली इस टाइप का है, देखो फैमिली ही एबनॉर्मल है, जिसमें दो दो वाइफ है, उनके भी अलग अलग बच्चे हैं, तो कौन किसको कितना ध्यान दे रहा है, कौन कितना क्लोज है, और ये सारी जो एबनॉर्मल चीजें जो बाहर आई है उस पे किसी का ध्यान नहीं गया है। वो भी बड़ी दुख की बात है, शॉकिंग बात है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आपके घर में आपके बच्चे इस तरह के अलग व्यवहार कर रहे हैं, उसका बिहेवियर में चेंज है, ये तो आपको नोटिस नहीं किया है, इंटरेस्टेड नहीं है, टाइम नहीं है, अवॉइड कर रहे हैं। तो यही कारण की वजह से फैमिली में बच्चे अपनी दुनिया अलग बना के बैठे हैं, बात करते नहीं है, ट्रांसपेरेंट रहते नहीं है, क्योंकि माहौल नहीं मिल रहा है, फैमिली माहौल। घर का टेबल लोगों को वीक में या फिर 2 दिन में डिनर साथ में करना चाहिए, तो टेबल पे बैठ के हेल्दी टॉक करनी चाहिए। बहुत सारी चीजें जहां से बच्चों को हम वापस ला सकते हैं, जैसे कि आउटडोर गेम्स है, जैसे कि बहुत सारी एक्टिविटीज है जो इम्पोर्टेंट है, जो एजुकेशन के रिलेटेड है, तो ये सारी चीजें अगर करते हैं तो बच्चों का ध्यान भी उधर उसकी साइड जाता है। जो परोसोगे वही वो लेंगे। अगर कोई आप मॉनिटरिंग में तो कुछ भी खा लोगे, तो क्या ऐसा तो नहीं होता है ना। तो हम जैसे फूड में हैबिट बनाते हैं, वैसे लाइफ की भी एक मैनेजमेंट होता है। लाइफ मैनेजमेंट में पेरेंट्स को अपने बच्चों को एक लेवल पे लाना पड़ेगा, क्योंकि 12-14 ये बहुत सेंसिटिव एज है, और उस एज में वो बच्चे, उसके दिमाग बहुत जल्दी ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि कोई भी उसका इंटरेस्ट होता है, वहां पे अगर उसको प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो तुरंत चला जाएगा। तो ये सारी चीजों के लिए ही ये सारी जो गेम होती है जो उनको कंट्रोल करती है, और उनको वही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। ये पूरा साइकोलॉजिकल गेम है, जिसमें अभी देखो ये तो गेम की बात हुई, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इसमें बड़े लोग भी बचे हुए नहीं है। सुसाइड करने की आप रीजन देखिए, कहीं कुछ ब्रेकअप हो गया, सुसाइड कर लिया, कहीं जॉब छूट गई, सुसाइड कर लिया। हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या जी रहे हैं, ये चर्चा तो बहुत लंबी है, लेकिन फिलहाल हम जो बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो बच्चे हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, उसको सही दिशा नहीं दिखाई जा रही, न स्कूल से, न पेरेंट्स से, और ना ही ऐसी चीजों का कंट्रोल किया जा रहा है। देखिए टीवी अगर आप देखते मैं आपको जा रहा हूँ मीरा जी, अब समय मेरे पास इतना ही है, लेकिन बात बहुत गंभीर विषय पर हम कर रहे थे। मूल प्रश्न यही है कि सवाल तो ये है ही नहीं कि ये हादसा था क्या, सवाल ये है कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों, और इसे एक दिन का हादसा मानकर या उस घर में ऐसे हालात थे ये मानकर चुप बैठ जाना, अपनी उस आदत में सुधार ना करना, ये तकलीफ दे हो सकता है। ये वेकअप कॉल है हम सबके लिए, पेरेंट्स के लिए, और उन्हें उस स्तर पर काम करने की जरूरत है। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट एट 8 देख रहे थे आप, जिसमें आज बात हो रही थी एक बेहद संवेदनशील विषय पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।